मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें ये T1 और T2 में कैसे कंपेयर करेंगे, T1 ज्यादा है T2 ज्यादा है? 1 मिनट से सर। इसमें वो डिप वाला होता था कुछ, जिसका टेम्परेचर का डिप कम होता था। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। हाँ जी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। यस सर। यस सर। गैस को कंप्रेस करना कहाँ ज्यादा आसान होता है, कम टेम्परेचर पे या हाई टेम्परेचर पे? कम टेम्परेचर पे सर, कम टेम्परेचर पे। कम टेम्परेचर पे गैस इजीली लिक्विफाई या इजीली कंप्रेस हो जाती है। Yes, और sir. यहाँ आपको पता होगा कि डिप जितना ज्यादा होता है, डिप, वो डिप किस चीज को बताता है कि कितनी आसानी से कोई गैस कंप्रेस हो रही है। तो यहाँ पर ये बताइए T1 के लिए डिप ज्यादा है या T2 के लिए डिप ज्यादा है? T1 के लिए। T1 के लिए T1 ज्यादा नीचे से जा रहा है, तो मतलब T1 वाले केस में गैस आसानी से T1 वाले केस में गैस आसानी से कंप्रेस हो रही है। और आसानी से कंप्रेस कब होती है? कम टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कम पे। T1 कम है और T2 ज्यादा है। ठीक है जी सर। चलो भाई, आ जाते हैं, आज अपना चैप्टर खत्म करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला। हाँ जी, तो एक बार जरा बता दीजिए उसमें मैंने कहाँ तक करवा दिया है आपको। कलर वगैरह कर रहे थे सर। कलर काउंटर कलर एक टेबल बनवाया था आपने। हाँ, काउंटर कलर का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? काउंटर कलर पे कई बार क्वेश्चन पूछता है वो, मतलब कलर वाली जो चीज मैंने बताई है काफी इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है भाई? यहाँ तक आगे बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, हेडिंग डालिए इसके बाद में, सम इम्पोर्टेंट जनरलाइजेशन regarding stability of coordination compound. Some important generalization regarding stability of coordination compound. देखिए, एक सिंपल से क्वेश्चन से मैं समझाता हूँ। पहला जो मैं जनरलाइजेशन आपको बताने जा रहा हूँ, आपके पास में दो वीडियो ऑन कर लेते हैं आज। हाँ जी, आपके पास में दो कंपाउंड्स हैं। एक है K4FeCN6, K4FeCN6, और दूसरा है K3FeCN6। K4 और K3FeCN6, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए भाई इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो आपका काउंटर आयन सेम है, सेंट्रल मेटल आयन सेम है, लीगेंड सेम है, लेकिन स्टेबिलिटी जो है वो अलग अलग है। तो पहले तो स्टेबिलिटी का क्या मतलब है, पहले तो मैं थोड़ा वो समझा देता हूँ आपको। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम स्टेबिलिटी का क्या मतलब समझते हैं, इधर देखिए। आपके पास में जैसे मान लो कोई कंपाउंड है Ma6, ये कोई कंपाउंड है, ठीक है। तो इसमें मेटल के साथ सबसे पहले पहला लिगेंड आया, Ma बना। इसके इक्विलिब्रियम को हम बोल देंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 Ka1। फिर जो Ma है इसके साथ दूसरा लिगेंड आया, Ma2 Ka2 डैश डैश डैश, कहां तक? Ma5 प्लस A gives Ma6। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया Ma6, ठीक है। इन सब के आपके पास में अब नेट रिएक्शन जो बनेगी वो क्या बन जाएगी? M + 6A gives Ma6, M + 6A gives Ma6।
तो इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग आपका जो k हो गया वो क्या हो गया, के नेट हो जाएगा। k1 इंटू k2 इंटू अप टू k6 ka6। इसी k को हम लोग बोल देते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। वो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि इस k की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसका इसका ज्यादा होना किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाला जो आपके पास रिएक्शन है ये उतनी ज्यादा आसानी से आगे की तरफ जा रही है, मतलब कॉम्प्लेक्स आपके पास उतनी ज्यादा आसानी से बन रहा होगा। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से आपके पास में ये दो कंपाउंड दिए हुए हैं और इसमें आपसे पूछ रहा है कि स्टेबिलिटी बताइए, स्टेबिलिटी किस केस में ज्यादा होगी, मतलब किसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा होगा। तो जो हेडिंग डाली है हमने उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, वहां से क्लियर होगा, लिखेंगे। देखिए, फॉर अ गिवन मेटल एंड लिगैंड, फॉर अ गिवन मेटल एंड लिगैंड, फॉर अ गिवन मेटल एंड लिगैंड, the stability is generally greater for a given metal and ligand the stability is generally the stability is generally greater when the charge on metal ion is greater, generally greater when the charge on metal ion, कौन सा metal ion, central metal ion, central metal ion is greater। ये वैसे बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आप याद कीजिए CFT में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, हमने ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको क्या माना है, प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन माना है। तो अगर कैटायन के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा तो सीधी बात है अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी आती है पास पास आने की वजह से, वो कमी ज्यादा आएगी। तो सोच के बताइए K4 FeCN होल 6 और K3 FeCN होल 6, इन दोनों में से कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा, FeCN होल 6 कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, सेकंड के वाला सेकंड सर सेकंड सेकंड वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। फर्स्ट सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। रीजन बीइंग क्योंकि इसमें जो F+3 में है, जबकि यहाँ पर जो F वो +2। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी देख सकते थे, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Fe2+ और Fe3+, जैसे Fe3+ में हाफ फील्ड शेल्स होते हैं। नहीं, वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ सिंपल चार्ट से देखते हैं, उतना आपको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। इसके यहाँ जरूरत पड़ेगी वहां देखेंगे, इस केस में जरूरत नहीं। चार्ज अगर ज्यादा है, सेम मेटल है, चार्ज ज्यादा है तो जिसमें ज्यादा होगा वही वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अगर आपके पास में चार्ज सेम है उस टाइम पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन देखना पड़ेगा। वो कब होगा, जब आपके पास मेटल आयन अलग अलग होगा, इस केस में नहीं देख। ठीक है, नेक्स्ट आगे आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें एक लाइन आगे लिखी हुई है, द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ऑफ चार्ज 3+ इज ग्रेटर देन एंटिटीज ऑफ चार्ज 2+। तो ये समझ में आएगी आपको। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखिए भाई इसमें, लिखिए डाइवेलेंट आयंस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, ये टर्म थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, ब्रैकेट में लिख लीजिए 3D सीरीज। हम 3D सीरीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 3D सीरीज।
तो 3D सीरीज में क्या क्या आ गया आपके पास में? FeCO निकल, Ni निकल जिंक कॉपर, ऊपर जिंक निकल कॉपर जिंक, ठीक है। और केवल मेटल नहीं लेना है, क्या लिखा है आगे? डाईवैलेंट आयन। तो इन सबको डाईवैलेंट बनाओ। हाँ जी, सबको अगर आप डाईवैलेंट बनाओगे तो पहली बात तो वैसे देखो पता होगा आपको, स्कैंडियम जो है वो डाईवैलेंट के फॉर्म में रहता नहीं है। इसकी कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है? स्कैंडियम मेनली +3 में रहता है, टाइटेनियम मेनली +4 में रहता है। तो ये सब तो काम के नहीं है। डाईवैलेंट जो बनाते हैं केवल उनकी अगर हम बात करें तो वो शुरुआत होगी आपकी Mn से। क्रोमियम का भी पता होगा आपको। क्रोमियम की कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट नोन है आपको? सोच के बताओ, पता है ये आपको पहले से? +7 +3 +3 +3 एंड +6 ये होती है इसकी स्टेबल स्टेट जो होती है। अच्छा, और अगर मान लीजिए ये क्रोमियम 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स में? +3 +3 +3 हमें पहले से पता है, ठीक है। चलो, तो इसमें क्रोमियम में +3 +6 होती है, तो यहाँ पर ये +2 वाला मामला नहीं होगा। +2 वाला जो आपके पास आयन बनता है वो इधर बनता है, Mn+2, Fe+2, कोबाल्ट +2, निकल +2, कॉपर +2 और जिंक +2 की बात की जा रही है। पहले स्टेटमेंट आप अपना कंप्लीट कीजिए। हाँ जी, स्टेटमेंट लिखिए, डाईवैलेंट आयंस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स ब्रैकेट में 3D सीरीज कॉमन लगा के इररिस्पेक्टिव ऑफ द लीगेंड इन्वॉल्व्ड, irrespective of the ligand involved, irrespective of the ligand involved, comma, the stability varies, the stability varies, the stability varies the stability varies as per, एक ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्डर दिया है अलग अलग कंपाउंड की एनालिसिस करने के बाद में, एज पर इरविंग, एज पर इरविंग, IR इरविंग, WING इरविंग, विलियम्स ऑर्डर, इरविंग विलियम ने एक ऑर्डर दिया है, अलग अलग कंपाउंड की एनालिसिस करके उनकी स्टेबिलिटी उन्होंने चेक की है, उसके बेसिस पे एक फाइनल उन्होंने एक ऑर्डर दिया है कि भाई लिगेंड आपका कोई भी हो, अगर आपके पास में 3D सीरीज के ये डाईवैलेंट कैटायंस हैं जो कि सेंट्रल मेटल आयन के फॉर्म में आ रहे हैं आपके कॉम्प्लेक्स में, तो जो ऑर्डर होगा वो हमेशा क्या ऑर्डर होगा? देखिए बड़ा इजी है उसको याद रखना भी। Mn+2 सबसे कम, फिर Fe+2, फिर कोबाल्ट, फिर निकल। इस जगह बस एक्सेप्शन आएगा, ये Cu जो है वो आपके पास में किधर आएगा। तो ऑर्डर क्या हो गया बताओ? Mn+2, Fe+2, कोबाल्ट+2, निकल+2, जिंक+2 और सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होगी वो होगी कॉपर+2 वाले कॉम्प्लेक्स की, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिगेंड इन्वॉल्व। ये था मेन पॉइंट यहाँ पे। कोई सा भी लिगेंड ले लो आप, Fe का बनाओ साइनाइड के साथ, कॉपर का बनाओ साइनाइड के साथ, तो जो कॉपर का साइनाइड वाला होगा वो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, वो जाता है। देख लीजिए, सर ये एक्सेप्शन आने का कोई रीजन है? इसका रीजन देखिए साइज हो सकता है, बट अकेला साइज नहीं है रीजन, रीजन और भी है यहाँ पर, लेकिन साइज वन ऑफ द रीजन हो सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है तो साइज मैटर करेगा, साइज जिसके टाइम का छोटा होगा उसमें ज्यादा पास तक आ पाएगा। अरे आप जो आप लिख रहे हो वो तो नोट नहीं करना हमने। वो नोट क्यों नहीं करना है? सर ये ना कोई बेवजह मेरे को लग रहा है पंगे ले रहा है कोई, ये फिजिक्स में भी हो रहा था और 2 बार हुआ है।
कैसे क्या? ये ना पिछली क्लास की वीडियो सॉरी रिकॉर्डिंग है ये, और वो अब बजा रहा है कोई। कहाँ बजा रहा है? मेरे को तो आवाज नहीं आ रही। सर ये अभी जो आपको आवाज आई है ना वो। सर 2 बार ही हो गया इसके साथ। मुझे आवाज आई नहीं वैसे, बट भाई इतना फ्री टाइम किसके पास है यार? हाँ, इतना फ्री टाइम किसके पास है? मुझे लगा सर तब कोई पढ़ रहा होगा तो तब बाई चांस आ गई होगी आवाज, बट फिर फिजिक्स में 2 बार हुआ है और अब सेम आवाज आ रही है। रिकॉर्डिंग की आवाज आ रही है। मैंने मोबाइल थोड़ा दूर रखा हुआ है तो मुझे नहीं आई थी। चलो देखते हैं। सर उसी की खुद की आवाज। ये सर सानिध्य की आवाज ही किसी ने रिकॉर्ड की हुई है। सर जिसमें नोट करना है कि नहीं करना वो वाली। सर अभी आपको आवाज नहीं आई थी कि ये नोट करना है या नहीं करना? वो तो तुम्हारी आवाज थी ना। हाँ सर वही कह रहा हूँ मैं, ये सर सेम वो किसी ने इसकी आवाज रिकॉर्ड करके प्ले कर दी, पर अब इसी ने नहीं पूछा था। सानिध्य मतलब तुम्हारे साथ तो खेल हो रहा है मतलब क्लास में। कोई नहीं सर, खेल खेल ले जितना खेलना है। भाई जो भी कर रहा है ये इस बार थोड़ा बच के करना, मतलब अगर इस बार पकड़े गए तो फिर थोड़ा सा है ना, मेरे को एक्शन लेना पड़ेगा। और ये मत सोचना मतलब कि ये नहीं पता चलेगा कि किसने किया है, मतलब जो आपके पास में जो पूरा जो हमारे पास रिकॉर्ड रहता है उसमें ये तक पता रहता है कि किस टाइम पे किसका वीडियो ऑन हुआ है, किस टाइम पे किसका ऑडियो ऑन हुआ है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है निकालना, बट उतना डिटेल में मैं जाना नहीं चाहूंगा, तो आप अपने हिसाब से इस चीज को रोक लेना। साले देख किस किस से दुश्मनी है तुम्हारी? पता नहीं सर, मेरे तो ऐसे दोस्त ही बनाता हूँ मैं। दुश्मन बन जाते हैं यार। ये मन्नत तो नहीं है, एक लक्ष्य का बदला निकाल रहा हो तुमसे कुछ? नहीं नहीं सर वो नहीं होगा। सुनजीत भी हो सकती है, सुनजीत भी तुम्हारे साथ लक्ष्य से आई है। नहीं सर। ये खाली नहीं है सर, ये दोनों इतने। अच्छा हाँ, ये बात भी सही है। चलो भाई इसको तो फिर सारे इसको नोट करना है आपको, है ना? जो मैं लिखवा रहा हूँ नोट करना है, कर लो। हाँ इसमें आयुष शायद तुमने वो रीजन पूछा था तो मैंने रीजन बताया। एक साइज का रीजन हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल चार्ज डेंसिटी इसका एक रीजन हो सकता है, बट चार्ज डेंसिटी में चार्ज का तो कोई मतलब रहा नहीं, चार्ज तो सब पे ही +2 ही है। तो मेन अगर देखा जाए तो साइज का ही है। तो इसको भी अगर आप नोट के फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। यहाँ तक अगर ऑर्डर लिख लिया तुमने तो मैं एक नोट बोल रहा हूँ, उसके बाद में लिख लीजिए वो। बोलूं? यस सर। देखिए, दिस ऑर्डर इज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ आयंस। This order is according to the size of ions. This order is according to the size of ions. कॉमा लगा के लिखिए, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन। हाँ जी, अगर साइज स्मॉल हो गया आयन का तो जो कैटायन और एनायन है बताइए ज्यादा पास आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन में? बोलो। यस आ पाएंगे। और अगर ज्यादा पास आ पाएंगे तो जितने ज्यादा पास आते जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा कम होती जाती है सिस्टम की, और इतना ज्यादा स्टेबल होता जाता है हमारा सिस्टम, जितनी ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती जाएगी। तो साइज के हिसाब से चल रहे हैं यहाँ पे। तो दिस ऑर्डर इज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ आयन, कॉमन आगे लिखिए, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन ग्रेटर विल बी चार्ज डेंसिटी। स्मॉलर द साइज ऑफ आयन, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन greater will be charge density, greater will be charge density, hence greater will be the stability of complex, hence greater will be the stability of complex। ठीक है। इसी में इरविंग ने थोड़ा और आगे बढ़ के एक चीज और बताई। इसके बाद इरविंग ने ये बताया कि अगर आपके पास
अगर आपके पास में एक कोई भी मेटल ले लीजिए, मेटल फिक्स कर लीजिए आप, जैसे मैंने निकल +2 फिक्स कर लिया है, और ये जो निकल +2 है, ये एक बार फ्लोरीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, एक बार क्लोरीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, एक बार Br और एक बार I-। तो ये बताइए इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? निकल के कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं निकल +2 के F- के साथ। के साथ, तो इनमें से मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? F- वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि साइज छोटा है, साइज छोटा है तो ज्यादा पास आ पाएंगे, I चार्ज। बड़ा है उतने पास नहीं आ पाएंगे। इसको भी लिख लो, इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। देखो इसमें आउट ऑफ F-Cl या आउट ऑफ हेलाइड्स, एक साथ ही लिख लो, आउट ऑफ हेलाइड्स, आउट ऑफ हेलाइड्स F- will form F- fluoride ion will form most stable complex. Fluoride ion will form most stable complex. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सर वैसे तो हम I- को ज्यादा स्टेबल बोलते होते हैं ना। I- की स्टेबिलिटी की बात ही नहीं चल रही है यहाँ पर। I- तो है, वो स्टेबल हो गया जो होना था। आपके पूरे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी की बात कर रही है, और कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कहां से आ रही है, कैसे आ रही है? देखो ऊपर चलो फिर से वापस, आप जो कह रहे हो ना I- की स्टेबिलिटी सर ज्यादा होती है, तो आप बेसिकली केवल इस ए तक बात कर रहे हो, जबकि इस ए की खुद की क्या स्टेबिलिटी है उससे हमारी ओवरऑल स्टेबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है। ओवरऑल स्टेबिलिटी कहां से आ रही है? कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है उसमें। तो वो जो था वो तो बन गया, अब इसका मेटल के साथ कितना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है उस पर हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट डिपेंड कर रहा है। ओके वैसे सर। वैसे नो डाउट अगर आप सिंपल आयन की बात करो तो I- की स्टेबिलिटी F- से ज्यादा होती है, चार्ज हाँ डेंसिटी जी। की वजह से। ठीक है, ओके सर। लेकिन इसका यहाँ कोई मतलब नहीं, हम कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी की बात करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मेरे पास कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो कि आइसोमेरिज्म पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो अभी नहीं, मैं पहले चैप्टर कंप्लीट करवा देता हूँ, उसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। हाँ जी, इसके बाद में हेडिंग डाल लीजिए आप। नेक्स्ट हेडिंग है, हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बनता है, उसमें वो T2G और EG और उसके बाद में कब पेयरिंग और क्या क्या होगा, डेल्टा नॉट वगैरह, वो सब चीजें हमने एनालिसिस की। मेनली हमारे सिलेबस में वैसे वही है, लेकिन हम लोग यहाँ पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए भी देख लेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए और किस तरीके से होता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। मेन वैसे ऑक्टाहेड्रल ही है सिलेबस में, लेकिन टेट्राहेड्रल वाला भी साथ में देख लीजिए, क्योंकि जब ऑक्टाहेड्रल वाला पढ़ लिया है तो टेट्राहेड्रल समझने में उतनी दिक्कत हमें नहीं है। तो हेडिंग डालिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, crystal field splitting, crystal field splitting in tetrahedral complexes. हाँ भाई, लिखो, इसमें थोड़ा सा पहले थ्योरी लिखनी है आपको, लिखते चलिए, मैं बोल रहा हूँ। इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस या इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इन टेट्राहेड्रल complex formation in tetrahedral complex formation in tetrahedral complex formation, d orbital splitting, d orbitals splitting is inverted and
is smaller and is smaller as compared to the octahedral complex. Yeah, octahedral d-splitting as compared to the octahedral d-splitting. कल संडे के लिए मैं आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूं, इसके मैं क्वेश्चंस आपको सेंड करूंगा और चैप्टर जैसे हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कल करनी है। कल का आपको दिन निकालना पड़ेगा। कल पेपर है। यस सर, कल पेपर है। 3 घंटे वाला है 6 घंटे वाला? 6 घंटे वाला। 6 घंटे। तो फेस टेस्ट सर, एक मेंस और एक एडवांस। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, फिर परसों कर लेना। हाँ जी, तो इसमें सबसे पहली बात तो आपके पास में जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग है वो इन्वर्ट हो जाती है। इन्वर्ट का मतलब ये है, आप ऑक्टाहेड्रल में याद कीजिए, ऑक्टाहेड्रल में नीचे कौन से ऑर्बिटल जाते थे और ऊपर कौन से ऑर्बिटल जाते थे? ऑक्टाहेड्रल में ऊपर dx नीचे कौन से आते थे? dxy dyz। e2g e2g कौन से वाले होते थे? dxy dyz dzx एक जैसे वाले। और ऊपर कौन से जाते थे? EG dx स्क्वायर बाय स्क्वायर dx स्क्वायर और dz। लेकिन टेट्राहेड्रल में ऐसा नहीं हुआ जी, टेट्राहेड्रल में इन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आपके पास नीचे तो आएंगे EG और ऊपर आएंगे T2G। ऐसा क्यों हो रहा है उसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ। यहाँ पर आपके पास में ये माना जाता है कि लीगेंड तो आ रहे हैं एक्सिस के अलोंग, और लीगेंड जब एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं और आपके पास में जब sp3 टेट्राहेड्रल का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? टेट्राहेड्रल में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। तो ये बताइए sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जब अरेंज होंगे तो क्या वो x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग अरेंज होंगे? सोच के देखो। px py और pz म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे। px py और pz म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे एक्सिस के अलोंग। लेकिन जो sp3 हाइब्रिडाइज 4 ऑर्बिटल आएंगे, क्या वो अब एक्सिस के अलोंग रहेंगे? नो सर। कैसे होंगे वो भी समझ लो। जैसे मान लो पहले सिचुएशन कुछ ऐसी थी, ये x है, ये y है और ये बाहर की तरफ z है, इनके अलोंग थे p। तो जब तक थे, जब p तब तक थे। अब जब sp3 हाइब्रिडाइज हो गए तब तो फिर वो टेट्राहेड्रल ही आएंगे। टेट्राहेड्रल जब आएंगे तो अब वो एक्सिस के अलोंग नहीं रहेंगे। अब तो उनके बीच का एंगल जो है वो कितना हो जाएगा? 109। अब वो एक्सिस के अलोंग नहीं रहेंगे। आ रही है समझ में सबको? तो अगर देखिए ऑक्टाहेड्रल वाले केस में T2G नीचे आते थे और EG ऊपर जाते थे। क्यों जाते थे ऐसे? क्योंकि एक्सिस के अलोंग आते थे वो लीगेंड। ऑक्टाहेड्रल वाले केस में ऑर्बिटल्स जो आपके होते थे वो भी एक्सिस के अलोंग होते थे, और जो आ रहा है लीगेंड वो भी एक्सिस के अलोंग आ रहा है। यस इसमें वो एक्सिस के अलोंग नहीं आ रहा है। इस वजह से ये जो स्प्लिटिंग है वो इन्वर्टेड हो जाएगी। आगे बढ़िए, इसमें लिखो for the same metal comma same ligand, for the same metal comma same ligand and same oxidation number, same metal same ligand and same oxidation number, it can be shown that delta T is equal to 4/9 times delta O.
ये पहली बात तो जो डेल्टा नॉट में जो O होता था, ये O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल, और ये T में जो T आ रहा है वो आ रहा है फॉर टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब कैसे 4/9 कैसे आता है, इसको भी एक्सप्लेनेशन है इसकी भी हमारे पास में, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको समझो। ये बताइए स्प्लिटिंग किस वजह से हो रही है? जब मेटल के पास लिगेंड आ रहा है तो स्प्लिटिंग हो रही है, उनके इंटरेक्शन की वजह से, जो डी में इलेक्ट्रॉन थे और जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में रिपल्शन की वजह से स्प्लिटिंग हो रही है। ऑक्टाहेड्रल के केस में कितने लिगेंड आते हैं? 6 लिगेंड है। 6 6। और टेट्राहेड्रल के केस में कितने लिगेंड आ रहे हैं? 4। 4। एक बात बताइए, पहले से ही आपके पास जो लिगेंड है वो 2/3 है या नहीं है? 4 जो है वो 6 का क्या है, 2/3 है या नहीं? यस सर। यस। एक 2/3 का फैक्टर तो आ गया नंबर ऑफ लिगेंड कम होने की वजह से। नोट डाउन कीजिए, लिखिए, जो डेल्टा T इज इक्वल टू आपने 4/9 डेल्टा नॉट लिखा है उसका रीजन बता रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। लिखिए, दिस मे बी एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट, this may be attributed to the following two reasons. This may be attributed to the following two reasons. First, there are only 4 ligands. There are only 4 ligands instead of 6. There are only 4 ligands instead of 6. So the metal ligand interaction. So the metal ligand interaction. So the metal ligand interaction will be 2/3 of the earlier interaction. Will be 2/3 of the earlier interaction. सर पॉइंट 1 रिपीट कर सकते हो? हाँ जी, क्या कह रहे हो? पॉइंट 1 रिपीट कर सकते हो? हाँ, कहाँ तक लग रहा है तुमने पॉइंट 1 में? कुछ भी नहीं लिखा। सर बीच का कुछ रह गया था। सो द मेटल लिगेंड इंटरेक्शन के Will पहले be वाला। 2/3 of earlier नहीं, interaction. उसके पहले वाला। There are only 4 ligands instead of 6. ओके। नेक्स्ट आगे लिखिए, ऑक्टाहेड्रल के केस में जो लिगेंड आते थे वो कहां से आते थे? एक्सिस के अलोंग आते थे, जबकि इस बार जो लिगेंड आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? एक्सिस के अलोंग नहीं आ रहे, बीच से आ रहे हैं। उनको एंगल मेंटेन करना है 109 डिग्री 28 मिनट, ऑब्वियसली एक्सिस के अलोंग नहीं आ सकते, कहीं बीच से आ रहे हैं। तो जब बीच से आ रहे हैं तो इंटरेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग होगा ही नहीं। तो ये वाली जो कमी है इंटरेक्शन में, जब पहले एकदम आमने सामने हो रहे थे लिगेंड और ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल, अब वो नहीं है। तो ये जो आपके पास में बीच में आने की वजह से जो कमी आई वो भी ऑलमोस्ट 2/3 ही होती है। सर इसको दोबारा बोलना, एक सेकंड पॉइंट को दोबारा एक बार बताना। मैं सेकंड पॉइंट एक बार लिखवा देता हूँ फिर मैं समझाता हूँ। सेकंड पॉइंट एक बार लिख लीजिए पहले आप। द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स, ये डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स, कौन से ऑर्बिटल्स भाई? T2 डी ऑर्बिटल, क्योंकि स्प्लिटिंग डी की हो रही है। द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स डू नॉट कोइंसाइड विद, the direction of orbitals do not coincide with the direction of ligands, do not coincide with the direction of ligands
this further reduces the splitting. This further reduces the splitting or interaction. This further reduces the splitting or interaction by roughly 2/3. By roughly 2/3. तो इस तरीके से आपका जो डेल्टा टी है वो 2/3 के फैक्टर आए हैं आपके पास में डेल्टा नॉट के रिस्पेक्ट में, तो उसका 4/9 टाइम्स हो जाता है। आयुष वो पढ़ लो जरा, सेकंड वाला स्टेटमेंट मैंने जो बोला लिखवाया है, बताओ समझ में आ रहा है या फिर एक्सप्लेन करूं उसको? सर आ गया था। ठीक है, तो इसमें मेन जो है अब आप ये वाला फिगर आपने अगर ऊपर नहीं बनाया है तो ये आप बना लीजिए, ये कुछ को सही से बनवा देते हैं। ये आपके डी ऑर्बिटल्स थे, ये आपके डी ऑर्बिटल्स हैं 5, और जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वाली स्प्लिटिंग होगी तो नीचे कौन से आएंगे? के अलावा जी, और ऊपर कौन से आएंगे? T2G। सर आप इसका भी रीजन बता दोगे कि वो इन्वर्स क्यों हो रहे थे? हाँ बिल्कुल बता देंगे, क्योंकि एक बार में तो तुम सो जाते हो, क्योंकि तुम्हें दूसरी हाँ बार सर, ढंग से समझ नहीं आया था तब। सोए तो नहीं थे ना। नहीं इनके सर। बीच डिफरेंस है, इसी को हम क्या कह देते हैं, डेल्टा टी। और डेल्टा टी ऑलमोस्ट, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट इक्वालिटी है, यहाँ पे एग्जैक्ट इक्वालिटी नहीं है, ऑलमोस्ट 4/9 टाइम्स होता है डेल्टा नॉट टी। लेकिन कब? जब आप सेम मेटल, सेम लिगैंड और सेम ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन कर रहे हो। बस अंतर केवल किस चीज में कर रहे हो, एक बार 6 लिगेंड आ रहे हैं और एक बार 4 लिगेंड आ रहे हैं। अगर ऐसा करते हो तो रफली वो 4/9 टाइम्स हो जाता है। हाँ जी, आपने पूछा कि सर ये T2G ऊपर क्यों गया और Tg नीचे क्यों आया, उसके पीछे रीजन ये है कि इस बार आपके पास जो लिगेंड है वो एक्सिस के अलोंग नहीं आ रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में वो एक्सिस के अलोंग आते थे, तो जो ऑर्बिटल एक्सिस के अलोंग होता था उसके इलेक्ट्रॉन्स, और जैसे ये एक्स एक्सिस मान लो आप, ये है एक्स एक्सिस आपकी, तो एक ऑर्बिटल है जो एक्सिस के अलोंग है और लिगेंड भी एक्सिस के अलोंग से ही आ रहा है, लिगेंड भी ऐसे ही आ रहा है। तो इस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन में और इन वाले इलेक्ट्रॉन में बताइए रिपल्शन ज्यादा होगा या नहीं होगा? यस सर। यस सर। एक्सिस के अलोंग वाले ऑर्बिटल थे उनकी एनर्जी बढ़ जाया करती थी, और जो एक्सिस के अलोंग नहीं होते थे उनकी एनर्जी कम होती थी। एक्सिस के अलोंग कौन से होते हैं? dx² y² और dz²। हाँ जी, एक्सिस के अलोंग होते हैं dx² y² और dz²। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड सिंस एक्सिस के अलोंग आता है, तो बताइए किसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी? dx² y² की ज्यादा हो जाएगी। यस सर। लेकिन टेट्राहेड्रल केसेस में, टेट्राहेड्रल वाले केस में वो एक्सिस के अलोंग नहीं आता है। अगर एक्सिस के अलोंग नहीं आ रहा है तो फिर किसकी एनर्जी बढ़ेगी? जो एक्सिस के अलोंग नहीं है, जो बीच में है, क्योंकि लिगेंड भी बीच से आ रहा है। समझ पा रहे हो बात को? यस सर, यस सर। ठीक है, हाँ जी, तो ये है इसमें। इसके अलावा मैं एक दो चीजें और पढ़ाता हूँ इसमें। हेडिंग डालिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स अगर देखिए, ऑर्गेनोमेटेलिक
कंपाउंड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे? हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जैसे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी एक ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड है, बट यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले कौन से ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं उनकी बात करें। आरएल लगी। तो ठीक है, मेटल तो आपके पास में कोई भी आ ही जाएगा। अब आपको ऑर्गेनोमेट्रिक बनाना है। ऑर्गेनोमेट्रिक में बताइए मेटल किसके साथ बॉन्ड बनाता है? कार्बन। तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बेसिकली वो हो जाएंगे जिसमें लिगेंड जो है वो कार्बन के थ्रू जुड़ता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें लिगेंड कार्बन के थ्रू जुड़ेगा। और इस टाइप के मेनली हमने दो देखे हैं। कौन कौन से याद करो एकदम स्टार्टिंग वाले? CO और CN-। दोनों में देखिए कार्बन के थ्रू जुड़ता था। तो आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं? भाई कार्बन के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या इतनी ज्यादा है, या कुछ और वजह है जिसकी वजह से ये इतने स्ट्रांग हुए? ये आप याद कीजिए, पूरी टेबल में सबसे ज्यादा स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है ये, जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने पढ़ी है या नहीं है? यस सर। CO नंबर 1 पे और नंबर 2 पे आपका साइनाइड है, आप देख सकते हैं। तो इसमें आखिर ऐसी कौन सी टेंडेंसी आई जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा हो गया? क्योंकि हम जानते हैं कार्बन का तो अपना लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी इतनी कोई ज्यादा होती नहीं है। तो ऐसा क्या इसमें वजह है उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली हम लोग केवल मेटल कार्बोनिल्स की बात कर लेते हैं। मेटल कार्बोनिल्स समझ लेते हैं, वो साइनाइड वाला उसी तरीके से चलेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर आपको थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग पता हो तो ध्यान से देखो, दोनों सेम ही हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से आप देख लीजिए, CO और CN- दोनों जो हैं वो बिल्कुल एकदम सेम ही हैं इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से। अगर आप देखो, बोलो है नहीं है? यस सर। यस सर। N के साथ माइनस आ गया तो वो तो फिर अब ऑक्सीजन ही बन गया ना, फिर अंतर क्या रहा? ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग इसमें बात कर लेते हैं मेटल कार्बोनिल्स की। मेटल कार्बोनिल्स क्या होंगे, किनको बोलेंगे मेटल कार्बोनिल्स? किनको बोलेंगे मेटल कार्बोनिल्स? मेटल कार्बोनिल्स वो होंगे जिनमें CO कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये लीगेंड की तरह बिहेव कर रहा। लिखिए, कंपाउंड्स ऑफ मेटल, कंपाउंड्स ऑफ मेटल, कंपाउंड्स ऑफ मेटल with CO as ligand, compounds of metal with CO as ligand are called metal carbonyls, are called metal carbonyls. For example, nickel CO होल 4, ये कंपाउंड हमने पढ़ा हुआ है। और देखिए Cr CO होल 6, और देखिए Fe CO होल 5, FeCO होल 5, CrCO होल 6, NiCO होल 4। ये सब हमारे पास मेटल कार्बोनिल्स के एग्जांपल हैं। इन मेटल कार्बोनिल्स की एक खासियत देखिए आप, एक टर्म आ रहा है आपके पास, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं EAN। ये बताइए एटॉमिक नंबर का क्या मतलब होता था? किसी एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर का क्या मतलब? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, यही होता था। और ये बताइए, जो प्रोटॉन का नंबर होता था और जो इलेक्ट्रॉन का नंबर होता था वो बराबर होता था या नहीं होता था? न्यूट्रल में, न्यूट्रल है। हाँ, न्यूट्रल की बात करते हैं, न्यूट्रल में वो बराबर होता था। यस। तो क्या हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर जो है बेसिकली वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी होता है? यस सर। अब यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब कुछ ना कुछ तो चेंजेस हुए हैं, उसके बाद में हम इफेक्टिव की बात कर रहे हैं। तो ये बताइए, सबसे पहले तो निकल कार्बोनिल वाला जो मैंने कंपाउंड लिखा हुआ है उसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए क्या है?
निकल कार्बोनिल जो फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है उसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? बोलो। अरे इतना टाइम लग रहा है उसमें? ये बताओ सीओ के ऊपर क्या चार्ज होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है। पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है? जीरो जीरो तो ऑब्वियसली निकल भी यहाँ पे कौन सी फॉर्म में होगा? जीरो जीरो। अब याद कीजिए, बार बार हम लोग स्टार्टिंग में बोलते थे सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन, ऐसा थोड़ी नहीं हमेशा वो सेंट्रल मेटल आयन ही होता है, कभी एटम भी हो सकता है। इस टाइम पे सेंट्रल मेटल एटम है, निकल जीरो में है। आना जरा इसमें बगल वाले क्रोमियम वाले कॉम्प्लेक्स में, इसमें बताना क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जीरो जीरो जीरो। Fe वाले में क्या है? जीरो। जीरो जीरो तीनों में जीरो है। ठीक, तो अगर निकल में ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, न्यूट्रल है, तो ये बताइए इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एटॉमिक नंबर क्या होता है निकल का? 28 होता है। 28 होता है। यस तो सर। सिंपल अगर एटॉमिक नंबर हमसे पूछता निकल के लिए तो वो तो 28 है, उसमें तो खैर कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ वर्ड लिखा हुआ है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्या मतलब हुआ इसका? लीगेंड आया, 4 लीगेंड आए सीओ, और चारों लीगेंड क्या करेंगे? लोन पेयर डोनेट करेंगे उसको। और बताइए लोन पेयर अगर निकल को डोनेट करेंगे तो निकल के पास इफेक्टिवली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे या नहीं बढ़ जाएंगे? बढ़ जाएंगे। यस सर। तो उस निकल के पास, इस निकल में जो पहले से 28 इलेक्ट्रॉन होते थे, 28 में से देखिए एक भी निकाला नहीं है आपने, क्योंकि निकल जीरो में है, यहाँ पर +1 +2 कुछ भी नहीं। इसमें कुछ और आ गए इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, कितने इलेक्ट्रॉन और आ गए हैं इसके पास में? चार। 8 4 चार। लिगेंड से। अरे एक लिगेंड दो, एक लोन पेयर देता है ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देता है। यस 8 8। तो बताइए अब इफेक्टिवली आपको इस निकल की सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं टोटल? 36 36 इस 36 को कहते हैं इस कॉम्प्लेक्स का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। हालांकि कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं, वो डिफाइन तो सेंट्रल मेटल एटम के लिए ही होता है, और इस केस में वो क्या हो गया? 36 हो गया। आ रही है बात समझ में? मुझे क्रोमियम इस वाले कॉम्प्लेक्स के लिए बताइए, दूसरे कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होता है? ये क्रोमियम एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका भी 36 है। का भी 36 होता क्रोमियम का एटॉमिक है। नंबर 24 24। हाँ जी, कितने लिगेंड आए? 6 लिगेंड है। 6 एक नहीं 12। 12 इलेक्ट्रॉन 12 36। हाँ जी, Fe वाले में बताइए। 26 प्लस 10। 10 36 और 36 वैसे देखना इफेक्टिवली किसका एटॉमिक नंबर होता है? हमारी पीरियोडिक टेबल में 36 किसका एटॉमिक नंबर होता है? क्रिप्टोन। क्रिप्टन का। क्रिप्टॉन, जो कि एक नोबल गैस है या नहीं है? यस यस इसका सर मतलब एटॉमिक नंबर 36 होना, सराउंडिंग में 36 इलेक्ट्रॉन होना, एक अपने आप में स्टेबिलिटी को बताता है नहीं बताता है? यस सर ये जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं इनमें आपके पास में जो EN होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होगा वो 36 होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक, यहाँ तक सबको समझ में आया? इसको नोट डाउन कीजिए, अभी खत्म नहीं हुआ है मेटल कार्बोनिल्स, आगे भी पढ़ेंगे अभी इसको। यहाँ तक लिखो इसको। चलिए। लिख लो तो बता देना। EAN में अब आपको अलग से हेडिंग लिखवा के नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है? समझ जाना आप लोग डायरेक्टली, कुछ उसमें मतलब बड़ी चीज कुछ भी नहीं है, बस सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने होते हैं EAN निकालने के। अच्छा ये बताइए K4FeCN होल 6 का EAN कितना है? K4FeCN होल 6 का EAN कितना होगा? सोच के बताओ फटाफट। Fe किस में है? +2 में है।
+2 में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 24 24 24 24 प्लस कितना कर दें? CN6 12 12 कर देंगे सर। 24 प्लस 12 36 36 36। आप लोगों को एक बार वो जो क्या बोलते हैं, जो टाइम टेबल दिया गया था आपको कि कौन सा टेस्ट होना है, किस टॉपिक का होना है, उसमें वो जो चेंजेस होने थे वो हो गए, नया वाला आ गया? नहीं नो सर। नो सर। अच्छा, एक बार बात कर लेना फिर उसके रिगार्डिंग सुनीता मैम से, फिर पता चल रहा है आपको कि 3 दिन बाद एग्जाम है और 3 दिन पहले फिर बताया जा रहा है, तो वो भी फिर दिक्कत रहेगी, क्योंकि सरेंडर बहुत जल्दी करते हो ना, आपके अंदर वो चीज नहीं है कि प्रिपेयर रहें उस हिसाब से, इसलिए पहले ही पूछ के रखो, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। सर मैंने मैम से हमें मैम कहती आज दे देंगे शेड्यूल। ध्रुव यार, आज आवाज तुम्हारी थोड़ी सी डाउन पड़ रही है, माइक के पास आते बोले। मैंने आज मैम से पूछा था इसके बारे में, तो मैम कह रही थी कि आज दे देंगे शेड्यूल। ठीक, चलो अब मैं मेरी स्क्रीन कर रहा हूँ स्टॉप, और आर्यन तुम अपना एनसीईआरटी वो करो शेयर। ओके। हाँ जी, थोड़ा और आगे बढ़ना है। रुको रुको, बस अब रुक जा रुक जा, ऊपर 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 और ऊपर और ऊपर और ऊपर। हाँ हाँ जी, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। तो पहले थोड़ा सा पढ़िए, देखिए जरा यहाँ क्या लिखा हुआ है। द होमोलैप्टिक कार्बोनिल, होमोलैप्टिक का मतलब पता क्या होता है, जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल ही लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो ब्रैकेट में लिख भी दिया है उसने, होमोलैप्टिक का क्या मतलब है। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनिल ligands only are formed by most of the transition metals, almost सारे transition metals इनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। These carbonyls have simple well defined structure. टेट्रा कार्बोनिल निकल, जो भी हमने कंपाउंड देखा था, इस टेट्राहेड्रल। पेंटा कार्बोनिल आयरन इज ट्राइगोनल, वो तो Ma4 Ma5 के हिसाब से आप निकाल सकते हो, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट अगले पैरा पे, नहीं ऊपर ही ऊपर, हाँ ये देखिए, तो आगे कह रहा है डेका कार्बोनिल मैग्नीज। मैग्नीज के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनता है ना इसका, वो आपके पास में डाइमर फॉर्म में बनता है। क्यों बनता है वो मैं समझाता हूँ आपको। अब हटाओ जरा स्क्रीन थोड़ी देर के लिए, तुम्हें वैसे दोबारा करनी पड़ेगी, तो उसी पेज पे रहना। देखो, मैग्नीज को बनाना है कॉम्प्लेक्स कार्बोनेट के साथ। अब कार्बोनेट के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें आपको पता है चार्ज तो आएगा नहीं कुछ मैग्नीज के ऊपर, जीरो चार्ज आएगा मेटल के ऊपर। तो अगर जीरो चार्ज आ रहा है, सॉरी, अगर जीरो चार्ज आ रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन बताइए कितने होते हैं मैग्नीज में? 25 25। ये बताओ, कितने भी लिगेंड आप ले आओ, कभी भी इसको सम ऑफ 36 कर पाओगे क्या? क्योंकि ये तो इवन नंबर में आएगा, जो लिगेंड आप लेके आओगे, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड होगा वो तो हमेशा इवन नंबर में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है लिगेंड। यस कभी भी हम 36 कर पाएंगे इसको? नो सर। नो सर। अब इसमें होता क्या है, दो मैग्नीज पहले आकर के अपना ये जो ऑड वाली चीज है इसको पहले सुधारते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन,
और उसके बाद में देखो अगर मैग्नीज के पास में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे मैग्नीज से आ गया तो बेसिकली वो 25 की जगह इस मैग्नीज के पास अब 26 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। मतलब ये कहते हैं ना भाई ये वाले जो शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है उस पे इसका भी हक है और इसका भी हक है, तो इस मैग्नीज के पास अब 25 नहीं है, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन भी आ गया, तो कितने हो गए? 26 हो गए, नहीं हो गए बोलो? यस सर। और 26 होने के बाद आपको 36 करना है, तो कितने लिगेंड की और जरूरत पड़ेगी? 5 5 की। तो अब मैं मेरी स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, आर्यन फिर से शेयर कर दो, इजीली आपको कंपाउंड समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो मैग्नीज वाला, समझ में आया कैसे वो Mn2CO कोल्टेन लिखा हुआ है? यस सर। सिमिलरली कोबाल्ट के लिए सोचिए, कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ मुझे कितना होता है? कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए भाई कितना होता है? सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों बोल रहे हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है कोबाल्ट का? 27 27 वाला कभी भी वो नहीं कर पाएगा क्या? 36 नहीं कर पाएगा? 36 नहीं करता। तो पहले तो वो शेयरिंग करता है, 27 पहले क्या बनता है? 28 बनता है, बन गया 28। अब ये बताइए 28 बनने के बाद उसको 36 करने के लिए कितने लोग कितने लोग? 4 की 4 ध्यान से देखिए यहाँ पे आपके पास में एक जो कोबाल्ट है, ये एक चीज ध्यान देना, इसमें जो नीचे इस तरीके से ट्राइंगल बनाया हुआ है ना, यहाँ आपको दिखेगा नहीं, एक मिनट, इसके में ये एनोटेशन वाला ऑप्शन आता नहीं है। ये जो ट्राइंगल दिखा है वो ट्राइंगल नहीं है बेसिकली, वो अलग अलग ही है, सीओ के साथ एक सीओ लिगेंड की तरह, दूसरे सीओ के साथ दूसरा सीओ लिगेंड की तरह। वो जबरदस्ती क्रॉस करके ट्राइंगल बनाने की कोशिश की है, वो ट्राइंगल मत समझना, ऊपर नीचे है वो, ठीक है? यस समझ कह रहा हूँ मैं, है ना? तो आप दोनों कोबाल्ट को देख लीजिए, दोनों कोबाल्ट के साथ कितने कितने सीओ जुड़े हुए हैं? 4 दोनों के साथ 4 सीओ जुड़े हुए हैं। तो जो कोबाल्ट का जो कार्बोनिल होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CO2 C8 CO2CO8 होल 8, ठीक है? चलिए अब और जादू दिखाते हैं आपको। ये पांचों आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, आप चाहे भली ये वाली ना करें, निकल Fe और क्रोमियम वाली, लेकिन मैग्नीज और कोबाल्ट वाली कर लीजिए जो मैंने अभी आपको सिखाया। पहले ये डाउन करो, उसके बाद में आगे वाली चीज सिखाते हैं कुछ। यार आर्यन यार, मतलब मजा आ जाता है मुझे, तुम्हारी तरह ये टेक्नोलॉजी आना चाहिए था, मतलब एकदम टाइम कितना ज्यादा बच जाता। हटा दो फिर आप इसको, तो अगर आपने वहां कर लिया है तो। ठीक है भाई, इसको आप लिख लेना, ये ऐसा जबरदस्ती का ट्राइंगल बनाने की आपको जरूरत नहीं है, आप सेपरेटली लिख लेना उसको। अब मैं एक चीज और समझा उसमें, Mn जो है, Mn में 25 इलेक्ट्रॉन थे, नहीं Mn भी छोड़ो, Mn से पहले क्रोमियम में 24 इलेक्ट्रॉन, और 24 इलेक्ट्रॉन को 36 होने के लिए 12 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, और 12 इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 लिगेंड से आ जाएंगे। इस क्रोमियम से पहले आइए आप, क्रोमियम से पहले क्या है? हाँ जी, क्रोमियम से पहले क्या है बोलो, मतलब 3D सीरीज में क्रोमियम से पहले क्या आता है? वेनेडियम वेनेडियम में कितने इलेक्ट्रॉन? 23 23 अरे थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, सोचो इसका अगर हमें कार्बोनिल बनाना है तो कैसे? V2 बना के उसके बाद 6 आप ये कह रहे हैं कि भाई ये V2 बना दीजिए सर, 2 वेनेडियम ऐसे जोड़ दिया, उसके बाद में ये 23 की जगह 24 हो जाएगा, और 24 को 36 करने के लिए आपको 6 लिगेंड चाहिए। ध्यान से देखिए, वेनेडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 7 नहीं हो जाएगा क्या? यस सर। वो नहीं हो सकता, आपके पास में मैक्सिमम जो है उसको वो 6 ही सराउंड करते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तक ही बनते हैं, वो 6 से ज्यादा वाला सिस्टम नहीं होता सर। ये तो गड़बड़ हो गई, क्या इसका मतलब कभी वेनेडियम को कार्बोनिल बना ही नहीं पाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, बनाता है।
लेकिन यहाँ कुछ कहानियां बदलेगी। वेनेडियम में, स्कैंडियम में, टाइटेनियम में कहानी बदलेगी। कैसे बदलेगी? इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 23। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 22। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 21। आप ध्यान से देखो, इसमें तो चलो फिर भी 24 करने के चांस थे, 23 को 24 करने के चांस थे, इस तरीके से जो आप कह रहे थे। इस 22 वाले केस में अगर आपको बनाना है कार्बोनिल, तो कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे 36 करने के लिए? 14। 14 मतलब कि 7 लगाने 7। पड़ेंगे। 7 वो लग नहीं सकते, फिर गड़बड़ आ जाएगी। ऐसे ही स्कैंडियम में फिर से वही दिक्कत आएगी, पहले आप शेयरिंग करवाओगे और फिर 7 दोगे, तो ये तो 8 8। 8 हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो फिर ये क्या कार्बोनिल नहीं बनाते? नहीं बनाते हैं, तीनों बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ये पहले अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को 24 करते हैं मैक्सिमम, मतलब 24 तो करना ही, मिनिमम 24 तो करना ही पड़ेगा, तब फिर बाकी के 12 इलेक्ट्रॉन उठा सकते हैं। कैसे करेंगे? ये वेनेडियम कन्वर्ट हो जाता है जी V माइनस में, टाइटेनियम कन्वर्ट हो जाता है Ti2 माइनस में, और स्कैंडियम कन्वर्ट हो जाता है किसमें? 3 माइनस में। आ रही है सबको बात समझ में? और कन्वर्ट होने के बाद फिर ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो बताइए इस केस में जो आपका स्कैंडियम का कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा? स्कैंडियम क्या कॉम्प्लेक्स बनाएगा? स्कैंडियम बनाएगा Sc CO होल 6 3 माइनस। कितना माइनस आएगा? 3 माइनस आ जाएगा। किसी एब्नॉर्मल चीज लग रही है? नहीं लग रही है? मेटल जो होता था जिसको हम लोग हमेशा कैटायन कैटायन कहते थे, इस केस में वो कैटायन नहीं रहा बल्कि क्या बन गया है? एनायन। सिमिलरली टाइटेनियम वाले केस में कैसे बनाओगे? TiCO होल 6 2 माइनस। 2 माइनस। और वेनेडियम वाले केस में कैसे बनाओगे? VCO होल 6 2 माइनस। यहाँ तक आ रही है सबको समझ में? तो लिख लीजिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये अपने कार्बोनिल कैसे बनाते हैं। आप तो आप ध्यान दीजिए, आपको आपने पूरे स्कैंडियम से लेके एकदम लास्ट तक जहां तक बन सकते थे कार्बोनिल सारे देखने। लास्ट हमने किसका देखा है? कोबाल्ट। कोबाल्ट के बाद में नहीं बने। सर एक बार ऊपर कर दो थोड़ा सा। निकल तक बनेंगे, निकल के बाद में। हाँ क्या कह रहे हो? सर थोड़ा सा ऊपर कर दो, वो ना स्क्रीन चली गई थी। क्या चीज लिखनी थी ऊपर से? ऊपर में से कुछ है नहीं, लिख चुके हो पहले। हाँ जी बस सर ठीक है। सर वो मैंगनीज वाले में क्या होता था? टाइमर बनता था। इसमें थोड़ा सा अगर आप अपनी लैंग्वेज में ऐड करना चाहें, मैंने जो चीज समझाई है तो वो आप लोग अपनी लैंग्वेज में ऐड कर लीजिए। टाइम रुकता हूँ मैं आपको। सर वो मैंगनीज उसको एक इलेक्ट्रॉन देता था ना जिससे इवन नंबर हो जाए। हाँ जी, पहले 2 मैंगनीज आपस में आकर के, क्योंकि अगर सिंगल मैंगनीज है तो कितने कार्बन जोड़ दो वो अपने इलेक्ट्रॉन 36 कर नहीं पाएगा। यस सर। हाँ जी लिख लो तो बता देना, आगे बढ़ते हैं। SC3 माइनस बनता कैसे, मतलब कहाँ से आते हैं इलेक्ट्रॉन? ले लेता होगा और अगल बगल में जो है कंपाउंड। ओके सर।
डन, बढ़े क्या आगे? शिवम गुप्ता माइक ऑफ कर लो। डन। इतनी क्या कहानी लिखी तो है भी नहीं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अब आते हैं मेन चीज पे। आप ध्यान से देखो, मैंने अभी तक आपको काफी कुछ बता दिया मेटल कार्बोनेट्स के बारे में, बट मेन रीजन मैंने अभी भी नहीं दिया कि ये आप इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्यों बना। अब बढ़ते हैं असली चीज की तरफ। इसके लिए थोड़ा सा आपको एमओटी की तरफ जाना पड़ेगा। एमओटी में वो याद कीजिए, वो जो आप ऑर्बिटल्स की इस तरीके से स्प्लिटिंग वगैरह करते थे, 14 से ज्यादा 14 से कम अलग अलग चीजें चलती थी। तो इसमें आपके पास में ये जो, अगर मान लीजिए किसी स्पीसी में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन वाले के लिए ये बताइए यहाँ ऊपर क्या आएगा। 14 इलेक्ट्रॉन अगर किसी में है तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा। ये ऊपर वाले में तो कोई दिक्कत कभी होती ही नहीं थी, ये तो आपके पास में बताओ कैसे आएगा 14 वाले में। भूल गए एमओटी। एंटी बॉन्डिंग वाले। एंटी बॉन्डिंग वाले कौन सा, सिग्मा या पाई, क्या आएगा यहाँ पे सबसे ऊपर। पाई आएगा। सबसे ऊपर एक आता है भाई हमेशा, चाहे 14 से कम हो चाहे 14 से ज्यादा। और यहाँ कितने आएंगे, यहाँ 2 आएंगे। ठीक है, इसमें होता है जो भी चेंज होता है, 14 से कम या 14 से ज्यादा वाला जो चेंज है वो यहाँ होता है। ठीक है, ऊपर नहीं, ऊपर तो हमेशा ही फिक्स है, नीचे दबाते हैं ऊपर एक आता है, इनको बोलते हैं पाई स्टार, और इस वाले को हम बोलते हैं सिग्मा स्टार। अब ये बताइए 14 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन में कहाँ कहाँ भरोगे आप इलेक्ट्रॉन, मतलब इनकी जरूरत पड़ेगी या ये खाली पड़े हुए होंगे, सोच के देखिए 14 के लिए। हाँ ध्रुव। हाँ जी, 14 के लिए बताना है आपको कि ये ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग की जरूरत पड़ेगी या फिर नीचे नीचे में काम हो जाएगा। नीचे में हो जाता है। नीचे में हो जाएगा आपके पास में। ये ऊपर वाले जो ऑर्बिटल हैं सब खाली पड़े हुए हैं। ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स आपके कैसे हैं, वैकेंट हैं, खाली हैं। क्यों मैं 14 वाला केस ले रहा हूँ, मैं केस ले रहा हूँ 14 वाला, क्योंकि मुझे कार्बोनिल की बात करनी है। सीओ में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दीजिए कितने हैं, बोलिए कितने हैं। 14। 14। अब देखिए आप क्या हुआ यहाँ, ये था मेटल, ये है कार्बोनिल। पहले तो ये बताइए, कार्बोनिल जो लीगेंड की तरह जब बिहेव करता है तो लोन पेयर कहाँ से देता है। पहले तो कार्बोनिल की स्ट्रक्चर हमें पता होनी चाहिए प्रॉपर, बताओ कैसे कैसे होती है। हाँ जी, बॉन्ड हो और एक इसके पास कोऑर्डिनेट। पेयर थे, इसके पास एक लोन पेयर था। इनमें से किसका ऑक्टेट पूरा है और किसका ऑक्टेट पूरा नहीं है अभी, किसका ऑक्टेट पूरा है और किसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। कार्बन का कार्बन का पूरा नहीं है और ऑक्सीजन का पूरा है। ठीक है, यस। तो अब क्या होगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर कार्बन को डोनेट करेगा, तो फिर ये कुछ इस तरीके से हो जाता है।
इसी चीज को कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप और कैसे दिखा सकते हो? प्लस माइनस की फॉर्म। प्लस हाँ जी, इसके पास कितने लोन पेयर है? एक लोन पेयर है। इसके पास कितने लोन पेयर है? दो थे, हुआ करते थे, एक तो दे दिया, अब एक ही बचा है। इसने दे दिया तो इसमें प्लस और इसने ले लिया तो इसमें माइनस। आप ऐसे भी दिखा सकते हो इसको, ठीक है। तो यहां से ये जो कार्बन है, आप वैसे भी देख सकते हैं ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, बट उसके ऊपर तो प्लस आ गया ना, तो प्लस वाला तो दे नहीं सकता वो अपना इलेक्ट्रॉन। कौन देगा? ये कार्बन देगा अपना इलेक्ट्रॉन। तो जब ये कार्बन अपना लोन पेयर इस मेटल को डोनेट करता है, कहा मेटल में कहा डोनेट करेगा? मेटल में किसको डोनेट करेगा? डी को कर सकता है। अगर अगर मान लो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो 2 D को और एक S को और 3 P को, मतलब हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करेगा वो तो, है ना। और ये बताइए मेटल में D में भी इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं नहीं पड़े हुए हैं? मेटल के D ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं नहीं पड़े हुए हैं? हैं? मेटल के पास खुद के पास में D इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब ये लोन पेयर डोनेट करता है, साइमल्टेनियसली क्या होता है, इस कार्बन के पास जो वैकेंट P स्टार ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, वैकेंट P स्टार, कहाँ है वैकेंट P स्टार? कौन सा वैकेंट P स्टार? ये रहा जो अभी भी दिखा रहा है। 14 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो नीचे ही नीचे मामला पूरा हो जाएगा। ये ऊपर वाले सिग्मा 2p z स्टार और ये पाई स्टार वाले जो दो हैं, ये सब खाली पड़े हुए हैं। तो इसमें जो पाई स्टार है वो इसका खाली है, तो सिग्मा वाला तो यूज हो गया। अब आपके पास में क्या होगा? ये अपना लोन पेयर वापस इसके वैकेंट ऑर्बिटल में देगा। कौन से ऑर्बिटल में? वैकेंट पाई स्टार में। अब तक देखिए, अब तक जितने भी लीगेंड होते थे वो केवल एक काम करते थे, क्या? लोन पेयर देने का, डोनेट करने। लेकिन यहाँ देखिए जो सीओ है वो साथ के साथ लोन पेयर एक्सेप्टेबिलिटी भी कर रहा है। तो बताओ ये जो बॉन्ड आपका बनेगा मेटल और लिगेंड के बीच में, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आ जाएगा उसमें। यस Yes, sir. इसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं सिनर्जी बॉन्ड। सिनर्जी बॉन्ड, ये जो दे करके और फिर वापस जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला काम चल रहा है सीओ में, सीओ में भी यही काम होता है और यही साइनाइड में भी सेम काम होता है, ठीक है। क्योंकि साइनाइड आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के हिसाब से किसी भी तरीके से वो सीओ से अलग नहीं है। तो इस वाली बॉन्डिंग की वजह से ये जो आपके पास वापस बैक बॉन्डिंग टाइप जो हो रहा है यहाँ पर, इस बैक बॉन्डिंग की वजह से जो मेटल कार्बोनिल्स होते हैं या जो कार्बोनिल लिगेंड है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक टर्म और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो भी आपको इजीली समझ में आएगा। इस सीओ को बोला जाता है सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। हाँ जी, कोई एक्सप्लेन कर सकता है इस टर्म का क्या मतलब है? सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड क्या मतलब है इसका? देखो कभी अगर दो बॉन्ड बन रहे हैं तो ये तो आप जानते हो, उनमें से एक सिग्मा होता है और फिर जो दूसरा है वो पाई है। एक बॉन्ड बनने के बाद में जो अगला बॉन्ड बनता है वो फिर पाई ही बनता है, जानते हो ना ये चीज तो। यस सर। तो आपके पास में मेटल और कार्बोनिल में जो पहला पहला बॉन्ड बना, उसमें कौन किसने क्या किया? पहले पहले बॉन्ड में कार्बन ने डोनेट किया था। कार्बन ने, मतलब जो लिगेंड है वो डोनेट कर रहा है। यस सर। तो बताइए सिग्मा बॉन्ड के लिए जो हमारा लिगेंड है वो डोनर का काम कर रहा है नहीं कर रहा है? यस सर। और जब दूसरा बॉन्ड बन रहा है आपके पास में सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद जो पाई बॉन्ड बन रहा है, उसमें बताओ वो लोन पेयर एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है सर। Yes, sir. सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। बताओ काम समझ में आ रहा है? तो लिखें Yes. अब थोड़ा सा। Yes, sir. लिखिए, लिखिए इसको अच्छे तरीके से लिखिए। मेटल कार्बोनिल, इन मेटल कार्बोनिल्स in metal carbonyls, CO acts as sigma donor and pi acceptor. Sigma donor and pi acceptor. Due to these two interactions, due to these two interactions, due to these two interactions,
metal carbonyl bond strengthens due to these two interactions. भाई दो इंटरेक्शन हो गई तो जो बॉन्ड है उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया इसका मतलब क्या है, ज्यादा स्ट्रांग हो गया नहीं हो गया बॉन्ड। ड्यू टू these two interactions metal carbonyl bond strengthens, metal carbonyl bond strengthens। ठीक है। और अब एक चीज इसमें और पूछा जाता है आपसे, कई क्वेश्चन बनते हैं उस पर, वो क्वेश्चन हम देखेंगे। 1 मिनट वेट करना। हाँ जी, अब एक बात बताइए, ये जो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे रहा था कार्बन को स्टार्टिंग में, जो देखो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो हमने बनाया हुआ है स्ट्रक्चर में, अब अगर इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मेटल से मिलने लग जाएंगे तो फिर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस नहीं खींचना चाहेगा। यस सर। तो आपके पास में मेटल अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन को, कार्बोनिल वाले कार्बन को, तो जो CO बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? इंक्रीज कर देगी। इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करेगी, क्योंकि उसमें ट्रिपल बॉन्ड से कौन सा नेचर आने लग जाएगा? डबल बॉन्ड आने लग डबल बॉन्ड नेचर आने लग जाएगा। तो आपके पास में मेटल जितना आसानी से अपना लोन पेयर उसके पाई स्टार ऑर्बिटल में दे रहा होगा, तो मेटल कार्बन का बॉन्ड तो स्ट्रेंथन करेगा, मेटल कार्बन बॉन्ड तो स्ट्रेंथन करेगा, क्योंकि वो कौन सा कैरेक्टर आ रहा है उसमें, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। लेकिन साइमल्टेनियसली कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बताइए वीक होने लगेगा या नहीं होने लगेगा? यस सर। क्योंकि उसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड की जगह कौन सा कैरेक्टर आने लग जाएगा? डबल। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लग जाएगा। और देखिए आएगा भी, आप सोच के देखिए, कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बना सकता ना, एक तरफ तो 3 बनाए और एक तरफ 2 बनाए, यस उसकी तो मजबूरी है, वो तो टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है। तो अब ऐसा था कि भाई एक तरफ 3 थे एक तरफ 1 था, लेकिन वो एक था वो एक रहा नहीं, उसमें मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर दिया उसके पाई स्टार में। अब उधर से अगर इलेक्ट्रॉन मिलने लगे तो फिर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस खींचने लग जाएगा, क्योंकि कार्बन को जरूरत नहीं है। तो आपका मेटल कार्बोनिल बॉन्ड तो स्ट्रेंथन करता है, और साइमल्टेनियसली इस बैक बॉन्डिंग की वजह से जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो वीक होने लगता है। आ रही है मेरी बात सबको समझ में? यस सर। करें स्टेटमेंट कंप्लीट। स्टेटमेंट कंप्लीट कीजिए। ड्यू टू दीज टू इंटरैक्शंस मेटल कार्बोनिल बॉन्ड स्ट्रेंथन्स एंड साइमल्टेनियसली कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीकेंस। ठीक है, अब इस पे सवाल देखिए, सवाल किस तरीके के पूछे जाते हैं इस चीज पे। पहले तो मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देता हूँ, देखता हूँ आप लोग सोच पाते हो नहीं, नहीं सोच पाओगे तो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन लिखिए, अरेंज following compounds in increasing order of CO bond length, CO carbon oxygen bond length, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। हाँ जी, फर्स्ट Mn CO होल 6 प्लस। सेकेंड Mn इस तरीके से भी बनाता है कॉम्प्लेक्स, एक डाइमर वाला बनाया था, एक इस तरीके से भी बनाता है। 25 है तो 25 की जगह पहले उसने 24 कर लिए, 26 पे जाने की कोशिश नहीं की, 24 कर लिए, क्रोमियम बन गया, और क्रोमियम बन के जो 6 आते थे वो आ गए। सेकेंड
क्रोमियम CO6, इसमें तो कोई चार्ज की जरूरत नहीं है। थर्ड, वेनेडियम CO6, हाँ जी क्या आएगा, माइनस क्रोमियम बन गया। और एक और है टाइटेनियम CO6, सब में O कैपिटल आएगा भाई, स्मॉल मत बनाना, स्मॉल तो कोबाल्ट को रिप्रेजेंट करता है। और टाइटेनियम वाले कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या आएगा, 2 माइनस। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बताइए क्या होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का ऑर्डर, गिवन ऑर्डर। मेटल कार्बोनेट्स में पूछे जाने वाला सबसे अच्छा क्वेश्चन है। से इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? ठीक है सर। से 4321। Yes, sir. 4321. यस सर, 4321। Yes, फोर थ्री टू वन आ रहा है, 4321 एक्सप्लेन कौन करेगा, हैंड रेज कीजिए। हर्षित और संजीत, बस दो लोग, ध्रुवगर, अरन, नहीं समझ में आ रहा है, संजीत एक्सप्लेन कीजिए। सर जब हम पीरियड ये सही है गलत है, ठीक है, तो मुझे नहीं मालूम ये सही है, आप करो एक्सप्लेन फिर देखते हैं, बताइए। सर जब हम पीरियड में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम होती है मेटल की। सर हाँ आवाज आ रही है? हाँ, तो सर ये चीज जो बोल रहे हो ना संजीत, कि मेटल की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम होती है, ये आपके पास एस और पी तक के लिए ठीक है, डी को इसमें इंक्लूड मत कीजिए, डी के लिए नहीं होता ये स्टेटमेंट सही। आगे
तो मैंने उससे ही सोचा था। हम्म, और कोई, और कौन हैंड रेज कर रहा था? हर्षित बताओ। सर इसमें जो हमारे पास TiCO होल 6 2- वाला है, तो इसमें हमारे पास Ti2- है, तो वो काफी ज्यादा मतलब अनस्टेबल है, तो वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा जल्दी। तो वो जितना फास्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतनी जल्दी वो CO वाला बॉन्ड भी मतलब ज्यादा खींचेगा ऑक्सीजन, क्या होगा? उतनी जल्दी CO वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा ना, ब्रेक मतलब होगा। बड़ी होगा तो उसमें मतलब ज्यादा होना चाहिए। तो मतलब ठीक है, उसकी लेंथ ज्यादा होगी। ये रीजन सही है। V- उससे ऐसे कम हो। ध्यान से समझना। Mn, ये देखो, ये प्लस चार्ज जो आ रहा है वो एक्चुअली वो आपके पास सेंट्रल मेटल का ही है। जहां पर भी चार्ज दिख रहा है वो सेंट्रल मेटल का ही है, क्योंकि कार्बन का तो कोई चार्ज होता नहीं। हाँ जी, Mn प्लस इलेक्ट्रॉन बताइए टोटल कितने हो गए? Mn प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 24 24 सर। क्रोमियम टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 24 V माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन। 24 सर। टाइटेनियम 2 माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन। 20 24 देख सकते हो आप, सारे जो मेटल हमने लिए हैं यहाँ पर, मतलब जो फाइनली हमने कॉम्प्लेक्स बनाया है, उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन सब में बराबर। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अगर बराबर हैं तो जो मैग्नीज है उसके न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है 25, टाइटेनियम वाले में इलेक्ट्रॉन है आपके कितने? 23, क्रोमियम वाले में 24। तो ये बताइए अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसमें होगी और सबसे कम किसमें होगी? उन 24 इलेक्ट्रॉन को सबसे अच्छे से अपने पास एकदम क्लोजली कौन रखेगा? मैंगनीज। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा, जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन सबसे ज्यादा होंगे, किसमें? यस सर। मैंगनीज अगर मैग्नीज की अपने 24 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब डोनेट करने की टेंडेंसी मैग्नीज की सबसे कम। सबसे कम। सबसे कम होगी। तो संजीत, जो आप कह रहे हो ना, अल्टीमेटली हम आ उस पे गए हैं, लेकिन जो आप डायरेक्टली कह रहे थे वैसा नहीं। समझ रहे हो बात संजीत? यस सर। ठीक है, अगर Mn की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे कम है, इसका मतलब इस वाले केस में जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया होगा मेटल और कार्बन में, वो सबसे कम या ज्यादा आया होगा? सबसे कम आया। सबसे कम आया होगा। अगर ये वाला कैरेक्टर कम है तो ऑब्वियसली जो CO में वाले बॉन्ड में जो ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर है वो क्या होगा? ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा। ज्यादा। पर CO में ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी। कम होगी। तो जो फर्स्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसमें बताइए CO बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी या नहीं होगी? यस सर होगी सर, कम होगी सर। सबसे ज्यादा किसमें होगी? फोर्थ वाले में होगी। आ रही है सबको बात समझ में किस तरीके से एक्सप्लेन किया है? हाँ, इसको लिख लीजिए जरा थोड़ा सा, जो मैंने आपको इतना सब कुछ बोला है प्रॉपरली इसको लिख लीजिए। लिखो, मैं बोलता हूँ। देखिए, एज मेटल कार्बन पाई बॉन्डिंग इंक्रीजेस, as metal carbon pi bonding increases, CO bond becomes weaker। पता है ना, ये तो CO bond वीक हो जाएगा, ऊपर लिख दिया था वो तो पहले ही। एक स्ट्रेंथन करता है, एक वीक कर देता है। as metal carbon pi bonding increases, CO bond becomes weaker, comma, आगे लिखिए, greater the positive charge on central metal atom, greater the positive charge on central metal atom, greater the positive charge on central metal atom। हाँ जी, अगर सेंट्रल मेटल एटम पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, उसमें डोनेट करने की टेंडेंसी कार्बन को कम होगी।
Greater the positive charge on central metal atom, less readily the metal can donate its electron to pi star orbital of carbon monoxide. Greater the positive charge on central metal atom, less readily the metal will donate its electron will donate its electron to the pi star orbital of carbon monoxide. To the pi star orbital of carbon monoxide. डन। तो ये एग्जांपल आपके सामने मैंने बता ही दिया है। एक बार मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ और आर्यन आप जरा स्क्रीन शेयर कीजिए। रुक जाओ ऊपर। हाँ भाई इधर देखिए जरा, यहाँ पर ये जो समझाया हुआ है, तो सिग्मा बॉन्ड के लिए देखिए बीच में कार्बन के पास जो 2 रेड में इलेक्ट्रॉन दिखाए हुए हैं वो तो मेटल को दिए उसने, वहां तो सिग्मा लिखा हुआ है उस वाले एरो के ऊपर, दिख रहा है सबको, है ना। और उसके बाद में जो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन थे वो उसने कार्बन के पाई में दिए हैं। कौन से पाई में दिए हैं वो देखिए, एकदम ऊपर ही ऊपर पाई स्टार उसने लिखा है, पाई स्टार में दिए हैं। कार्बन का पाई स्टार में आते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन का पाई तो खाली नहीं है ना, 14 इलेक्ट्रॉन में पाई तो नीचे कंज्यूम हो गया, खाली कौन सा है उसके पास में, पाई स्टार खाली है। ठीक है, इसका जरा एक पैरा और पढ़ लीजिए, क्या पता कुछ नई चीज मिल जाए। हालांकि मैंने जो बताया वो काफी कुछ ज्यादा बता दिया है आपको जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उससे, बट फिर भी एक बार जरा हम पढ़ लेते हैं। मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल्स possess both S and P कैरेक्टर। जो मेटल कार्बोनिल बॉन्ड है, एक मिनट, द मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल्स possess both S and P कैरेक्टर। ठीक है, दोनों है उसमें कैरेक्टर S और P। हाँ ठीक है, क्योंकि कार्बन जो है आपके पास में वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो ठीक है, s कैरेक्टर भी होगा, p कैरेक्टर भी होगा। द मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ, ठीक है पता है हमें कैसे बनता है, डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बोनिल कार्बन इनटू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल। ठीक है, वो तो डोनेशन हो गया, पहला सिग्मा बॉन्ड बन गया। फिर कह रहा है द मेटल कार्बन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फिल्ड d ऑर्बिटल ऑफ मेटल इनटू द वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार। बिल्कुल पाई स्टार में आता है, सिग्मा स्टार में नहीं आता है। पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड वो भी पता है। ठीक है, द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट्स अ सिनर्जिक इफेक्ट एंड सिनर्जिक इफेक्ट का मतलब वही है कि इसने भी दिया और उसने भी दिया। तो ये जो डबल बॉन्ड वाला जो नेचर आया, इसकी वजह से क्या होता है, विच स्ट्रेंथन्स द बॉन्ड बिटवीन CO एंड मेटल एंड साइमल्टेनियसली इट वीकन्स द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। अगर आप इसी में ऐड करना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन वो हमने ऑलरेडी कॉपी में लिख लिया तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने उस पर देख भी लिया है। तो ये आपका मेटल कार्बोनिल भी यहाँ खत्म हुआ, और मेटल कार्बोनिल नहीं, बेसिकली चैप्टर ही आपका खत्म हो गया। इसमें थोड़ा सा काम आपको और करना है, थोड़ा ऊपर करो इसको, नहीं मतलब नीचे नीचे करो। हाँ, ये स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड मैंने पहले ही बता दिया आपको कि यहाँ पे एक स्टेबिलिटी कांस्टेंट कैसे डिफाइन किया जाता है, तो सारे के सारे मल्टीप्लाई कर जाएगा। आगे बढ़ो। हाँ जी, ये लास्ट में है ना, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है, इंपोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये लास्ट पैरा है, ये आपको पढ़ना होगा खुद से। इसमें आपको पता चलेगा कि भाई जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ही बोलते हैं ना, जो फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है, क्या होता है वो, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैग्नीज होता है, फिर हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन होता है। तो यही सब इसमें कुछ जनरल जानकारी आपके पास लिखी हुई है, जो आपको एनसीईआरटी से पढ़ करके जो उसमें आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ये देखना है लास्ट ही था ना इसमें, बस खत्म है ना इसके बाद चैप्टर। हाँ ये चैप्टर आपका। तो इस पे मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा, जो अब आप संडे को तो आपने अपने आप को एंगेज कर लिया है ना, तो
ठीक है, संडे को नहीं तो कोई बात नहीं, मंडे को फिर आप उनको कर लो, ज्यादा टाइम उसमें नहीं वेस्ट करेंगे। जैसे हमने सॉलिड स्टेट खत्म करके उसके क्वेश्चन कर लिए थे, सॉलिड स्टेट हमने पूरा कर लिया ना, डिस्कशन वगैरह सब कुछ। यस सर। यस यस सर। इसके भी मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा और ये भी आप लोग कंप्लीट कर लो, ठीक है। ये मैं आज शाम तक ही आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो अभी फिर मैं एंड करता हूँ मीटिंग, है ना, आज वाली क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। सर क्लास 2 क्लास आप लोग एक काम नहीं कर सकते हो क्या, कि जैसे अभी मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, अभी जैसे मान लो मेरी एक क्लास और होनी थी, अभी आपके पास में क्लास के लिए टाइम, मतलब अपनी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिल जाएगा, आप उसमें वो क्वेश्चंस कर लो जो आपको मैं करने के लिए दे रहा हूँ। यस सर। ओके सर। ठीक है, तो मैं आपको फिर क्वेश्चन सेंड कर देता हूँ ग्रुप पे, आप थोड़ी देर में चेक कर लेना, वो आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे।